तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये इक्विलिब्रियम ये किया था, फ्री बॉडी डायग्राम। और फ्री बॉडी डायग्राम में कुछ क्वेश्चंस वगैरह कर लिए थे, जैसे कि ये सारे चीज़ हैं, ये वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, और किसी भी सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम भी बनाना सीखा था। इसके बाद फिर हम लोग जो नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ इक्विलिब्रियम। सर फ्री बॉडी डायग्राम पे थोड़ा सा और करवाओ ना। फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो बेसिकली नेक्स्ट पार्ट जो है उसी का पार्ट है। जब तक तुम, चलो ठीक है, पहले करा ही देता हूँ मैं क्वेश्चन फ्री बॉडी डायग्राम पे, और इस पे कमांड आ जाना चाहिए एक बार अच्छे तरीके से। उसके बाद फिर जितने भी सारे क्वेश्चंस नीचे आएंगे, जैसे इक्विलिब्रियम आएगा, फिर तुम्हारा मोशन आएगा, तो वो सारे पार्ट तुम्हारे अच्छे तरीके से होने लग जाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम में सिर्फ तुम्हें फोर्सेस के डायरेक्शन को शो करना है और कुछ करना नहीं होता है। तो लेट्स से ये क्वेश्चन करते हैं जिसमें कि ये ब्लॉक है, इस तरीके से अटैच किया गया है, और ये एम मास का ब्लॉक है, और ये वेज है। तो पूछा गया ड्रॉ एफ बी डी ऑफ ब्लॉक, ड्रॉ करो। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। एक पुली है और पुली से रस्सी पास कर रहा है और एम मास ब्लॉक को हैंग कर दिया। तो बोला गया ड्रॉ द एफ बी डी ऑफ पुली, इसको करो। चलो पहले ये दोनों करो फिर देता हूँ। डन सर। तो पहले वाले के लिए जो ब्लॉक है वो इस तरीके से रखा गया है वेज के ऊपर, ये थीटा एंगल है, और ब्लॉक को इस तरीके से रखा गया है। तो इस ब्लॉक के ऊपर मैं इसी जगह पे फोर्सेस को दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो। एक तो नीचे की डायरेक्शन में लगेगा एम जी, ग्रेविटी के कारण से फोर्स। दूसरा, क्योंकि टेंशन इसको रोक के रखा है तो टेंशन पीछे की डायरेक्शन में लगेगा, और इस जगह पे कांटेक्ट है नॉर्मल। तो एक नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगेगा। और ये जो ब्लॉक है, और हमें क्या करना होता है जनरली, फोर्सेस के कंपोनेंट लेने पड़ते हैं। इस डायरेक्शन में टेंशन है, एम जी नीचे की डायरेक्शन में लग रहा था, और नॉर्मल इस डायरेक्शन में लग रहा था, और मैं इसके कंपोनेंट लूँगा। तो ये एंगल है हमारा थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा, क्योंकि ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, और ये थीटा, ये हो जाएगा थीटा। इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा एम जी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा एम जी साइन थीटा। अब क्योंकि ये रेस्ट पे है, रुका हुआ है, तो जितना फोर्स टेंशन लगा रहा होगा उतना ही फोर्स एम जी साइन थीटा का होगा। तो टेंशन इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा हो जाएगा। और वर्टिकल डायरेक्शन में भी कोई मोशन नहीं कर रहा है, तो नॉर्मल का वैल्यू एम जी कॉस थीटा के बराबर होगा। समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट करते हैं ये पुली वाला को। तो पुली से रस्सी पास हो रहा है ऐसे करके, और इस जगह पे ब्लॉक रखा हुआ है, और ये ऐसा पुली है। तो एक रस्सी इस डायरेक्शन में गया है, रस्सी हमेशा क्या करता है, पुलिंग फोर्स लगाता है, रस्सी हमेशा पुलिंग फोर्स लगाता है। तो इस तरफ टेंशन लगेगा टी, और इस तरफ टेंशन लगेगा टी। हमेशा याद रखना, अगर रस्सी एक है तो एक रस्सी में एक ही टेंशन होता है, लेकिन अगर रस्सी में कहीं पे भी गांठ बंधा, मतलब कहीं पे भी नॉट बांधा है तुमने, या फिर रस्सी को कट करके बीच में ब्लॉक रखा है तुमने, तो टेंशन चेंज हो जाएगा। लेकिन एक रस्सी है तो एक रस्सी में टेंशन एक ही होगा, गिवन दैट द पुली इज मासलेस एंड द रस्सी इज ऑल्सो मासलेस। ठीक है। अब अगर मैं इस एम मास के ब्लॉक को भी
ड्रॉ करूं तो नीचे लग रहा होगा mg और ऊपर लग रहा होगा टेंशन, है ना। नीचे लग रहा होगा mg और ऊपर लग रहा होगा टेंशन और mg दोनों होगा इक्वल, क्योंकि कहीं भी मूव नहीं कर रहा है। तो ये टेंशन का वैल्यू निकल चुका है और ये भी टेंशन का वैल्यू निकल चुका है। तो रिजल्टेंट जो होगा इस डायरेक्शन में लगेगा। तो हिंज किधर फोर्सेस लगा रहे होंगे, इस जगह पे जो हिंज है वो इस तरफ फोर्स लगा रहा होगा, इसके बराबर। तो ये सब क्वेश्चन आगे आता है, मैं बताते जा रहा हूँ क्योंकि तुम्हें समझ में आते जा रहा है। और कराऊँ क्या एफबीडी पे क्वेश्चन? सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर ये पुली क्या होता है, मतलब रियल लाइफ में कोई एग्जांपल है क्या पुली का? है ना, क्यों नहीं है, पुलिस टाइप का होता है। शायद ही तुम लोगों ने कुआं वगैरह देखा होगा, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता हाँ देखो। है ना। और ये इसके ऊपर से रस्सी जाता है, इसे हम लोग पुली बोलते हैं। ठीक है, ये कैसा होता है, डिस्क के जैसा होता है। और ये होता है एक्सिस, दिस इज एक्सिस, और रस्सी ऐसा जाता है। और अगर मैं इस तरफ से देखूंगा तो ये पूरा का पूरा ऐसा दिखेगा। तो रस्सी इसके ऊपर से इस तरीके से गया है, ग्रूव यहाँ पे बना हुआ दिखेगा नहीं जब मैं इस तरीके से देखूंगा तो। और इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर सकता है और रस्सी दोनों साइड से लगा हुआ होगा। समझ में आया क्या? सर इसका एक वीडियो आपने शेयर किया था। हाँ, दिखाया था ना मैंने वीडियो शेयर करके, उसमें पुली का हाँ क्या सर। बेसिकली इम्पोर्टेंस है और तुम्हारा कितना काम को आसान कर देगा, जो कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। और इसी को हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ेंगे। चलो ओके सर। आगे चलते हैं। सर रोटेटिंग पुली होगा या फिर एकदम मतलब वो स्टील होगा, उससे कुछ इफेक्ट नहीं होगा नहीं, क्या? रोटेट करेगा पुली। हम लोग अभी एनएलएम और फ्रिक्शन में जितने भी पुलीज देखेंगे, सभी पुलीज के मास ज़ीरो होंगे, मासलेस होगा पुली और फ्रिक्शनलेस होगा, दोनों चीज़, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। बस पुली का काम है कि वो रस्सी को इस तरीके से टर्न कर देना। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। ऑफ कोर्स उसके पास मास होगा, ऑफ कोर्स उसके पास फ्रिक्शन होगा, जो कि जब हम लोग आरबीडी पढ़ेंगे तो रियल लाइफ वाले पुली के साथ डील करेंगे। क्लियर है? हाँ सर। ओके, तो चलो अब इस क्वेश्चन को ही कर लो फिर। मान लो कि ये वेज है और ब्लॉक इस तरीके से रखा गया है और पुली इस जगह पे, ये पुली से एक ब्लॉक हैंग किया हुआ है, ये एंगल है 60 डिग्री, एम मास, और रस्सी इस जगह पे जा कर के बांध दिया गया। तो बोला गया ड्रॉ एफबीडी ऑफ पुली, ड्रॉ करो। इस जगह पे ये जो पुली है वो रस्सी उसके ऊपर से पास कर रहा है। तो रस्सी एक तो नीचे की डायरेक्शन में, तो इस तरफ पुलिंग फोर्स लगेगा, और रस्सी एक इस डायरेक्शन में, तो वो एक इस तरफ पुलिंग फोर्स लगेगा। और रस्सी इस तरफ से गया हुआ है, कहीं पे भी नॉट नहीं बंधा हुआ है और कोई भी ब्लॉक बीच में नहीं है। तो टेंशन और टेंशन का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल कितना होगा, 30। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल है 30 डिग्री का। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा हमें पता है। अगर इस ब्लॉक को देखें तो नीचे लग रहा होगा mg और ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा होगा टेंशन। तो टेंशन और mg बराबर होगा और इस जगह से हम लोग फोर्स वगैरह भी निकाल सकते हैं और रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा वो निकाल सकते हैं। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, डेट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम क्या है? तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये है, अभी जस्ट हम लोग एनएलएम के हिसाब से पढ़ेंगे कि एनएलएम में इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है। तो कोई भी सिस्टम पे अगर नेट फोर्स ज़ीरो है तो हम लोग बोलेंगे वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। ज़रूरी नहीं है कि रेस्ट पे होना चाहिए, ये चीज़ बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बोलने का कि वेलोसिटी उसका ज़ीरो है या नहीं है।
बस इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स ज़ीरो होना चाहिए। तो मैं बोलूँगा कि इफ़ द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम is 0, then the object is said to be in equilibrium. Then the object or the system, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिस्टम लिखा है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट और द सिस्टम, ये सब वेलोसिटी के बारे में बात जा करके जब हम लोग वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा। बेसिकली इक्विलिब्रियम भी तीन तरह के होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। तो वहाँ पे हमें समझ में आएगा कि हाँ ये इक्विलिब्रियम और ज़्यादा डेप्थ में क्या चीज़ है इसका मतलब। अभी के लिए बस सिंपल सा मतलब ये, किसी भी सिस्टम या फिर ऑब्जेक्ट पे अगर हमें नेट फोर्स ज़ीरो दे दिया जाए या फिर बोल दिया जाए तो वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। तो जैसे कि मान लो कोई भी हमारे पास सिस्टम है और इस सिस्टम के पास डिफरेंट फोर्सेस लग रहे होंगे, तो फोर्सेस जो है वो या तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में लग सकते हैं या फिर वाई डायरेक्शन में लग सकते हैं या फिर दोनों डायरेक्शन में लग सकते हैं या फिर तीनों डायरेक्शन में भी लग सकते हैं, कैसे भी करके फोर्सेस लग सकते हैं। तो नेट फोर्स मुझे, अगर कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स मुझे एक एक्स डायरेक्शन में ज़ीरो करना पड़ेगा और नेट फोर्स मुझे सिस्टम पे वाई डायरेक्शन में भी ज़ीरो करना पड़ेगा। अगर ये दोनों चीज़ ज़ीरो होगा तभी मैं बोलूँगा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। एनएलएम में वैसे हमेशा चीज़ें रेस्ट पे रहती है तो हमें लगता है कि हाँ ये रेस्ट पे होकर के ही हमारा नेट फोर्स ज़ीरो होता है। आगे हम लोग चलो अब इस पर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने के बाद फिर समझ में आ जाएगा। जितने भी अभी जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया ना वो सारे इक्विलिब्रियम के ही चल रहे थे। एफबीडी तुमने अगर सॉल्व करना सीख लिया तो बेसिकली ये सारा का सारा काम हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि ये ब्लॉक दिया हुआ है और इसे नीचे से टाई कर दिया है और ये एंगल है थीटा और ये है मास m। तो पूछा गया फाइंड द टेंशन इन द रोप। ठीक है, फाइंड द टेंशन ये निकालना है। और ऑब्वियसली स्ट्रिंग हमारा क्या है, मासलेस है, जो पुली है वो भी मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है, ये हर एक में एज्यूम करके चलना है और साथ ही साथ फ्रिक्शनलेस भी है, ये भी एज्यूम करके चलना है। ठीक है, तो फाइंड द टेंशन इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इज इन इक्विलिब्रियम, पहले सिंपल क्वेश्चन करो उसके बाद फिर धीरे धीरे टफ करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो इधर क्या होगा, ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक का मुझे एफबीडी बनाना पड़ेगा और इस पे पीछे के डायरेक्शन में लग रहा होगा टेंशन और नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होगा mg। तुम्हें कौन सा प्लेन चूज़ करना है, ऑलवेज तुम्हें ये वाला प्लेन चूज़ करना है। दिस इज़ एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ वाई एक्सिस। हमेशा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ही निकाला करो। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, उसका रीज़न है क्योंकि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन या फिर मोशन पॉसिबल हो सकता है वो एक एक्सिस बनता है और उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक दूसरा एक्सिस बनता है। तो तुम्हारा ये जो एक्सिस है ये एक्स कहलाएगा और ये जो एक्सिस है ये वाई कहलाएगा। अगर ब्लॉक इस तरीके से मूव कर रहा है तो जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसे हम लोग हमेशा एक्स यूज़ करेंगे और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हम लोग वाई यूज़ करेंगे और इस तरीके से करेंगे तो हमारा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ऐसा करना इसलिए है क्योंकि हम लोग हमेशा हाइपोटेनस का कंपोनेंट लेते हैं, ना कि कोई भी परपेंडिकुलर हो या फिर बेस हो। बेस का कंपोनेंट नहीं लेते हैं हम लोग हाइपोटेनस का ही ऑलवेज कंपोनेंट लेते हैं। तो यहाँ पे मैं दो एक्सिस चूज़ करूँगा, एक इस डायरेक्शन का और एक इस डायरेक्शन का। mg जो है वो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है और ये एंगल है थीटा, तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट। अच्छा थीटा भी बता देता हूँ मैं, ध्यान देना सभी कोई, इसको मैं बार बार नहीं बताऊँगा।
इस पॉइंट पे मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये एंगल है थीटा, और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगा, ये वर्टिकल, क्योंकि ये 90 डिग्री है। ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ट्रायंगल बन रहा है ना, 90 माइनस थीटा, और ये एंगल कितना हो जाएगा फिर थीटा। हमेशा अल्टरनेट में चलता है, थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा फिर 90 माइनस थीटा, थीटा ऐसे चलेगा। तो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, तो ये होगा थीटा, ये होगा 90 माइनस थीटा, ये एंगल होगा थीटा, फिर ये होगा 90 माइनस थीटा, फिर ये होगा थीटा, 90 माइनस थीटा, थीटा, ऐसे करके चलेगा अल्टरनेट में। तो तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बता दिया मैंने, इस तरीके से हमेशा करेंगे। तो ये एंगल हमारा थीटा निकल गया है, और mg का जो कंपोनेंट होता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा mg cos थीटा होता है, और इस डायरेक्शन में हमेशा mg sin थीटा होता है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली mg cos थीटा और mg sin थीटा लिख देंगे। अगर ये हमारा प्लेन है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो mg cos थीटा परपेंडिकुलर में होगा, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। एंगल सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, ये एंगल थीटा होता है। और टेंशन लग रहा है हमारा इस डायरेक्शन में, तो टेंशन किसके बराबर होगा, अब ये हमारा एक्स डायरेक्शन बना और ये वाई डायरेक्शन बना, ऊपर लगेगा एक नॉर्मल, तो नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज 0। तो एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होने का मतलब टेंशन इज इक्वल्स टू mg sin थीटा, एंड नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज 0 implies नॉर्मल इज इक्वल्स टू mg cos थीटा। जिस टाइम पे तुमने mg का कंपोनेंट लिया उसी टाइम mg गायब हो गया, तो ऐसा मत सोचना कि mg cos थीटा mg sin थीटा भी है और mg भी वहाँ पे एक वेक्टर फॉर्म में रहेगा, नहीं। तो निकालना क्या था हमें, टेंशन, टेंशन निकल गया है, ये हमारा टेंशन है, नॉर्मल भी हमने निकाल लिया। चलो अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। क्वेश्चन ऐसा है कि एक वॉल है और ये ग्राउंड है, और इस जगह पे ब्लॉक है, और ये दूसरा ब्लॉक है। मान लो कि ये 5 kg का ब्लॉक है और ये भी 5 kg का ब्लॉक है, और इस पे फोर्स लगाया जा रहा है F इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन का एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, और इस पे एक फोर्स लगाया जा रहा है ऑफ 10 न्यूटन। तो क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल नॉर्मल बाय द सर ग्राउंड ये 10 एंड न्यूटन इवन फ्रॉम द वर्टिकली वॉल। लग रहा है ना, हाँ बिल्कुल वर्टिकल, डाउनवर्ड्स। हाँ वर्टिकली डाउनवर्ड है। चलो सॉल्व करो इसको। तो दोनों ब्लॉक का मैं एबीडी बना लेता हूँ, और एबीडी बनाने के बाद फिर हम लोग फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। तो मान लो इसको मैं ए बोल रहा हूँ और इसको बी बोल रहा हूँ, तो पहले ए ब्लॉक का मैं एबीडी बनाता हूँ। ए ब्लॉक का एबीडी पे नीचे की डायरेक्शन में लगेगा 5g, mg होता है ना, तो मास 5 है, 5g लगेगा, और क्योंकि फोर्स दे रखा है तुम्हारा 20 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 37, तो इसका दो कंपोनेंट ले लेता हूँ, एक इधर होगा और एक इधर होगा, तो ये हो जाएगा 20 cos 37 और ये होगा 20 sin 37। तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा 20 cos 37 विच इज़ 20 इंटू 4/5 16 16, और इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा 12। 12। और कांटेक्ट जहाँ जहाँ पे भी है मैं पहले उसको काउंट करूँगा, एक दो, दो जगह पे कांटेक्ट है तो दो नॉर्मल लगेंगे, एक नॉर्मल लगा दिया मैंने इस तरफ, एंड ए भी बोल दिया इसको, इस डायरेक्शन में लगेगा N1, तो ये ए ब्लॉक हो गया। अब बी ब्लॉक का बनाता हूँ। बी ब्लॉक पे
जो फोर्सेस लगेंगे जनरल फोर्सेस, नीचे की डायरेक्शन में 5G, ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में एक फोर्स आ रहा है 10 न्यूटन का। और अब कांटेक्ट देख लेता हूँ, 1 2 3 कांटेक्ट है, तो 3 नॉर्मल लगेंगे। एक इस तरफ लगेगा जो कि इक्वल एंड अपोजिट होगा, तो NAB होगा। दूसरा इस जगह पे होगा विच इज़ इन अपवर्ड डायरेक्शन, और ये नॉर्मल मैं N2 बोल लेता हूँ। और एक वॉल की तरफ से होगा, और वॉल इस पे इस डायरेक्शन में लगाएगा, इसको मैं N3 बोल लेता हूँ। अब मैं बोलूँगा नेट फोर्स ऑन एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन 0 है। तो पहले इसका FBD जो बनाया, इसके लिए एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 और वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स 0। तो एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, NAB इज इक्वल्स टू 16। और वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 करेंगे तो कितना आएगा, N1 इज इक्वल्स टू 12 प्लस ऑफ 5G। 50 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 62। तो N1 का वैल्यू आया 62 न्यूटन और NAB आया 16 न्यूटन। अब इस पे मैं FBD जो बनाया, इस पे मैं एक्स डायरेक्शन का नेट फोर्स 0 करूँगा और वाई डायरेक्शन का नेट फोर्स 0 करूँगा। एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना हो जाएगा, N3 इज इक्वल्स टू NAB, और NAB का वैल्यू आ चुका है 16। और वाई डायरेक्शन में 0 करूँगा तो वाई डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, N2 इज इक्वल्स टू 5G प्लस ऑफ 10, 10 है ना। तो 60 60 ये आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से तुम्हें करना है। सभी को समझ में आया या फिर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सर बोलो। सर नेट फोर्स हम लोग ने 0 कैसे ली? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है ना, वॉल से ये चिपका हुआ है और वॉल टूट करके तो कहीं नहीं जा रहा है, मतलब सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। मैंने बोला नहीं है, ओके लेकिन समझा। चीज़ें कुछ कुछ अंडरस्टूड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आ, से कि क्वेश्चन ऐसा है, ये एंगल दे रखा है 53 डिग्री और ये 10 kg का मास है, और इस जगह पे रस्सी को बांध दिया गया ऐसे करके। तो 3 रस्सी हैं, 1 2 और 3। पूछा गया हर एक रस्सी में टेंशन कितना होगा। फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। करो सर। तो क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो हर एक पॉइंट जो हर एक लोकेशन है वो भी इक्विलिब्रियम में होगा, है ना। तो मैं इस पॉइंट का FBD बना रहा हूँ, इस पॉइंट का। तो इस पॉइंट का FBD क्या होगा, नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होगा टेंशन 1, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा टेंशन 3, और इस डायरेक्शन में लग रहा होगा टेंशन 2। और ये एंगल अगर 53 है तो ये भी एंगल होगा 53। क्योंकि ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है, कहीं नहीं जा रहा है, तो इस पर भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो मैंने क्या कर लिया, इस T2 का कंपोनेंट ले लिया। इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा T2 cos 53, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा T2 sin 53। तो T1 एक एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स 0, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन 0 कर लेता हूँ,
और y डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 कर लेता हूँ। तो x डायरेक्शन का नेट फोर्स कितना हो जाएगा 0 करने पे, T3 इज इक्वल्स टू T2 cos 53 एंड y डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, T1 इज इक्वल्स टू T2 साइन 53। अब इस ब्लॉक का एबीडी बनाता हूँ। ये जो 10 kg का ब्लॉक है नीचे के डायरेक्शन में 10G लगाएगा और ऊपर के डायरेक्शन में कितना लगाएगा T1, और T1 10G के बराबर होगा। अब इस T1 का वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे। सो T2 इंटू 4/5 इज इक्वल्स टू 100 एंड T2 कितना हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 4। ये T2 निकल के आया। अब मुझे T3 निकालना है, तो T3 इज इक्वल्स टू T2 का वैल्यू आ गया, डेट इज़ 500/4 इंटू cos 53 3/5, तो ये हो जाएगा 100 300/4, ये आ जाएगा T3। आया था, है ना? हाँ सर सेम आया। हाँ, चलो अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं। ये सब मैंने बेसिक क्वेश्चन कराएं, और क्वेश्चन ऐसा है कि एक बॉल है, स्फेरिकल बॉल, और ऐसे 3 स्फेरिकल बॉल है जो आइडेंटिकल है। 3 स्फेरिकल बॉल आइडेंटिकल हैं, उसको एक सिलेंडर में रख दिया, चिपका करके रखा हुआ था, इस तरीके से रख दिया, और इसके ऊपर भी एक और बॉल रख दिया। यह ए, यह बी और ये सी, ऑल बॉल्स आर आइडेंटिकल, ऑल balls are identical and have mass m। अगर m मास है तो पूछा गया then find the normal from ground on ball A and B। सॉल्व करो। तो देखो, सबसे पहले इन सभी का एफबीडी बना लेते हैं, और एफबीडी बनाने के बाद फिर तुम्हें अच्छे तरीके से दिखेगा। एफबीडी बनाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहले बॉल्स आइडेंटिकल हैं तो सभी के सेंटर को कनेक्ट कर दो। तो सेंटर को कनेक्ट करने के बाद तुम्हें दिख रहा होगा कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा और सभी के बीच का एंगल होगा 60 डिग्री, ऐसा। अब मैं नीचे आता हूँ और सभी बॉल के एफबीडीज बनाता हूँ। सबसे पहले ऊपर वाले बॉल का एफबीडी बनाता हूँ। इस ऊपर वाले बॉल पे छोटा ही बना लेता हूँ ना। ये जो बॉल है, इस बॉल पे नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होगा mg, और इस तरफ से लग रहा होगा इस पे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इसको बोलते हैं। तो इधर से लग रहा होगा मान लो n1, और इस तरफ से लग रहा होगा n2, इस तरफ से लग रहा होगा n2 फोर्स, है ना। और ये बॉल C, और एंगल हमें पता है कितना है एंगल, ये एंगल है हमारा 60 डिग्री। ये टोटल एंगल है 60 डिग्री, और हाफ एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। सो दिस एंगल इज 30 एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 30। ठीक है, तो इसके कंपोनेंट्स आएंगे। पहले मैं एबीडी बना लेता हूँ। अब इस वाले पे नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगेगा n1, और इस पे नीचे की डायरेक्शन में लगेगा mg, और कांटेक्ट थे एक इधर और एक इधर, तो इस तरफ से एक नॉर्मल लगेगा
मैं इसको बोल लेता हूँ एन ए, ये ए वाला वॉल और ये बी वाला वॉल, ऐसे बोल देता हूँ मैं। और ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा ग्राउंड से नॉर्मल एन जी 1, और एक कांटेक्ट इस तरफ था तो एन ए बी लगेगा। और इस पे मैं बना देता हूँ, तो इस पे एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, नीचे की डायरेक्शन में एम जी। और कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, इस तरफ लगेगा एन ए बी, वॉल की तरफ से इस तरफ से लगेगा दैट इज एन बी। और कांटेक्ट कितना है ऊपर देखो, 1 2 3 4, तो 4 तो कांटेक्ट फोर्सेस लगेंगे। तो 1 2 अभी शो किया, एक नॉर्मल ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा, तो इसको मैं एन जी 2 बोल देता हूँ। और ये वाला जो फोर्स था डेट वाज एन 2, तो वो इस पर इस तरह लगेगा एन 2, इस तरीके से। अब मैं एंगल्स को भी देखूंगा अच्छे तरीके से, तो ये जो N1 था ये इसी लाइन में आएगा ऐसे करके, तो एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल 30 डिग्री है, और ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल बना ना ऐसा, तो नॉर्मल तो इसी डायरेक्शन में लगेगा ये N1, ये एंगल होगा 60 डिग्री। समझ में आ रहा है ना, ये एंगल होगा 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब कंपोनेंट मुझे लेना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड से पूछा है, तो वाई डायरेक्शन के फोर्स को ज़ीरो करो, एक्स डायरेक्शन के फोर्स को ज़ीरो करने की ज़रूरत नहीं। कुछ कुछ चीज़ें हमें देख करके समझ में आ जाती है, जैसे कि यहाँ पे सिमेट्री है, तो N1 और N2 का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अगर तुम्हें नहीं पता चल रहा हो कैसे सेम होगा, तो मैं करके भी दिखा सकता हूँ। इसका जो कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में कितना आएगा, N2 sin 30, और इस तरफ कितना आएगा N1 sin 30। और ना तो ये बॉल एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ना ही वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और ऊपर की डायरेक्शन में कितना हो जाएगा N1 प्लस ऑफ N2 cos 30, और ये इक्वल होना चाहिए, डेट मीन्स N1 इज इक्वल टू N2 sin 30 should be equals to N1 sin 30 cancel out, so N1 is equals to N2। और ये बात मैं सिमेट्री से भी बोल सकता था। तो खैर N1 और N2 हमारा इक्वल हो चुका है, जिसको मैं अब N बोलूँगा, तो ये हो जाएगा 2n इंटू cos 30 विच इज़ √3/2, 2 कैंसिल आउट, तो √3n आएगा, है ना। और ये किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। y डायरेक्शन में मैंने नेट फोर्स ज़ीरो करा, तो दिस √3 टाइम्स ऑफ n इज इक्वल्स टू mg, ये आ गया। और ये N2 क्या है हमारा n है, और ये N1 भी क्या है हमारा n है। अब कंपोनेंट लेना है हमें। अब y डायरेक्शन में सिर्फ कंपोनेंट लो, x डायरेक्शन में लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है। नीचे की डायरेक्शन में mg लग रहा है, और ऊपर की डायरेक्शन में ng1 लग रहा है, और ये जो फोर्स है इस डायरेक्शन में जाएगा, तो ये होगा 30 डिग्री का एंगल, और ये होगा n, तो n का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा n cos 30, सो ng1 विल बी इक्वल्स टू mg प्लस n cos 30। अब n का वैल्यू हमने ऊपर से निकाला हुआ है, n इज इक्वल्स टू वाट, mg बाय √3। वैल्यूज को पुट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो यह आ जाएगा mg प्लस ऑफ mg बाय √3 cos 30 इज √3/2 कैंसिल आउट, तो ये mg प्लस mg बाय 2 हो जाएगा, डेट इज़ 3mg/2, ये आंसर आएगा। इस जगह पे भी वैसा ही काम करेंगे, ये एंगल आएगा 30 डिग्री, इधर कंपोनेंट आएगा n, तो इसका भी कैलकुलेशन ऐसा ही होगा, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है,
इसको मैं लॉजिक से भी कर सकता था, इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ सिमेट्रिकल है, तो इस बॉल का जो मास होगा वो कौन सह रहा है, इसका वेट जो है कोई तो सह रहा है, कोई तो इसको बैलेंस करके रखा है। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आधा मास ये सहेगा और आधा मास ये बियर करेगा। तो इसका इफेक्टिव मास कितना हो जाएगा, m तो खुद का 3m/2 मास हो जाएगा इस वाले बॉल का। तो नीचे की डायरेक्शन में 3mg/2 लगेगा और ऊपर के डायरेक्शन में नॉर्मल लगेगा। तो ये नॉर्मल कितना हो जाएगा, 3mg/2 के बराबर। आया ना? नहीं समझ में आया? सर मैं भी हाँ यही सोचा था, हाँ। लेकिन वो मतलब वो थोड़ा स्लैंटिंग लग रहा है ना 38 डिग्री पे, नहीं तो नहीं, मैं सोचा स्लैंटिंग का शायद साइड। स्लैंटिंग कहाँ है, ये हाँ तो डायग्राम में बस थोड़ा स्लैंट दिख रहा है। जब सारे बॉल स्फेरिकल होंगे, आइडेंटिकल होंगे, तो ये बिल्कुल सिमेट्रिकल दिखेगा तुम्हें, नहीं, बिल्कुल। स्लैंट नहीं, मतलब वो ऊपर वाला थोड़ा टेढ़ा फोर्स लगा रहा है ना 30 डिग्री पे, ये लेफ्ट हाँ, साइड वाले पे और राइट पे। कैसे भी तो फिर फोर्स मैं लगाए, सोचा कैसे भी फोर्स लगाए, आधा मास तो इसको बियर करना होगा और आधा मास इसको बियर करना होगा। जैसे कि मान लो एक प्लैंक है और इसका सेंटर ऑफ मास इस जगह पे है, L/2। तो एक आदमी इस जगह पे खड़ा है और एक आदमी इस जगह पे खड़ा है, तो ऑफ कोर्स ये मास अगर पूरे प्लैंक का कैपिटल एम है, तो आधा मास इसको बियर करना होगा और आधा मास इसको बियर करना होगा। चाहे तुम इसके लोकेशन को कितना भी पास या कितना भी दूर कर लो, कितना भी ओके पास कर लो, चाहे कितना भी दूर कर लो, सिमेट्रिकल मैं पोजीशन पे होना सोचा चाहिए। मैं सोचा वॉल पे ज्यादा नॉर्मल लग जाएगा। हम्म चलो अब एक और अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। आ, चलो पहले इजी कर लेते हैं, ऐसा ना हो कि पता ही नहीं चला क्या हुआ। ऐसा है कि एक ब्लॉक रखा हुआ है इस जगह पे और ये रस्सी से बंधा हुआ है और ये भी रस्सी से बंधा हुआ है। ये 5 kg का मास है और ये 10 kg का मास है और ये 37 डिग्री का एंगल है। दो रस्सी कुल मिलाकर के तुम्हें दिख रहे होंगे, एक ये रस्सी और एक ये रस्सी। पूछा है दोनों रस्सी में टेंशन कितना होगा, फाइंड टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग। वही चीज़ एज्यूम करना है, रस्सी हमारा मासलेस है और मतलब कि पुली भी हमारा फ्रिक्शनलेस है और मासलेस है, और जो रस्सी है वो स्ट्रेच नहीं हो रहा है, नॉन स्ट्रेचेबल है, उसके लेंथ चेंज नहीं हो सकते और सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। हेलो हाँ बोलो। सर, वो पुराने प्रॉब्लम का वो लास्ट पार्ट का वो समझ में नहीं आया, M/2 वाला। ओके, देखो क्या करना होगा इसमें। सबसे पहले मैं 5 kg मास का एबीडी बना लेता हूँ। तो इस जगह पे ये 5 kg है, ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा होगा T2 और नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होगा 5G। तो T2 किसके बराबर होगा, 5G के बराबर। तो इधर से टेंशन 2 आ गया। अब इसका मैं ड्रॉ करता हूँ। तो ये जो 10 है इस तरीके से, इस पे फोर्सेस लग रहे होंगे। टेंशन हमेशा पुलिंग करता है, पुश नहीं करता है। एक्चुअल में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है इसमें, क्योंकि कंपोनेंट जो है वो ज़्यादा हो गया और 50 से हो गया, तब तो ये एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, देखते हैं। ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा T2, नीचे की डायरेक्शन में लगेगा T1 और इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आएगा और वो कितना आएगा हमारा mg, मतलब 10g साइन 37, और ये हो जाएगा 100 इंटू 3/5। कितना हो गया ये, 60 के बराबर हो गया, बराबर। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्योंकि ये इस डायरेक्शन में एक्सलेट करना स्टार्ट कर देगा। तो इसमें टेंशन 1 हो जाएगा 0 और टेंशन 2 भी फिर 5G नहीं रहेगा। बेटर था कि मैं इसको 5 लेता और इसको 10 लेता, तो हमारा आंसर सही आता। ये 5 होगा और ये 10 होगा।
मैंने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ को। तो ये होगा हमारा 10, तो नीचे लगेगा 10G और इसको 5 रख लेते हैं, तो इधर कंपोनेंट आएगा 5 और ये हो जाएगा 50 इंटू 5/3, तो अब कितना आ जाएगा 30, है ना। तो ऊपर के डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है 100 और पीछे के डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है 30, और T2 कितना लगना चाहिए, सॉरी T1 कितना लगना चाहिए ताकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। नेट फोर्स 0 होने के लिए 100 शुड बी इक्वल्स टू T1 प्लस 30, सो T1 शुड बी इक्वल्स टू 70। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, चलो अब सर T1 कैसे निकला इस ब्लॉक के ऊपर आगे की डायरेक्शन में 100 न्यूटन लग रहा है, पीछे की डायरेक्शन में 30 लग रहा है क्योंकि ये mg sin 37 निकला, और पीछे की डायरेक्शन में T1 लग रहा है। इस ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 है क्योंकि ये हमारा x डायरेक्शन और ये है y डायरेक्शन, तो नेट फोर्स इन x डायरेक्शन इज 0, डेट मीन्स 100 इज इक्वल्स टू T1। समझा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इस बार ऐसा दिया गया है कि दो आइडेंटिकल बॉल्स हैं, ये एक बॉल है और ये एक दूसरा बॉल है, और इसको एक सिलेंडर के इनसाइड इस तरीके से रख दिया गया। तो ये बॉल है A और ये बॉल है B। दिस इज बॉल जो भी है 1 and 2 मान लेना। बोथ द बॉल्स आर आइडेंटिकल, बोथ द बॉल्स आर आइडेंटिकल, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस D गिवन है। तो पहला है बोथ द बॉल्स आर आइडेंटिकल एंड इफ D is equals to 3R, then find the normal from A and ground, ये चीज़ निकालना है। एंड जो बॉल है उसका मास दे रखा है m और रेडियस दे रखा है r। सॉल्व करो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है और बॉल्स इक्विलिब्रियम में, अगर इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स 0 होंगे x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में भी, बिल्कुल सही है। तो मैं इस जगह पे डायग्राम बना लेता हूँ। तो पहले वाले बॉल पे जो फोर्सेस लगेंगे वो किस तरीके से लगेंगे और कितने एंगल पे लगेगा उसे भी देख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एंगल निकालना ही पहला टफ काम है और दूसरा फिर कंपोनेंट्स वगैरह लेना है। दोनों क्योंकि आइडेंटिकल हैं तो मुझे ये एंगल चाहिए थीटा कितना होगा। मैंने इस जगह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और इस जगह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा, और ये जो लेंथ है वो 2r होगा क्योंकि ये भी रेडियस r है और ये भी रेडियस r है। नीचे जो डिस्टेंस गिवन है डेट इज़ d और उसका वैल्यू कितना है 3r है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा r, हाँ सर। है ना। क्यों? क्योंकि ये तो r इधर से गया और ये भी r माइनस करना पड़ेगा, तो सिर्फ r बचेगा। अब अगर ये r बचा है तो इस ट्रायंगल से मैं एंगल निकाल सकता हूँ। ये एंगल अगर थीटा बोल लूँ, ये r है और ये 2r, तो cos थीटा कितना हो जाएगा r डिवाइडेड बाय 2r। cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, सो थीटा इज इक्वल्स टू 60। 60 डिग्री, एंगल निकल गया।
अब मैं इस पे फोर्सेस लगाऊंगा। तो ऊपर वाला जो बॉल है उस ऊपर वाले बॉल का एबीडी बना है, इस पे नीचे की डायरेक्शन में लगेगा mg और इस पे एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। तो कितने एंगल पे आएगा, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 60 डिग्री पे, और ये N12 बोल लेता हूँ। और एक कांटेक्ट इस जगह पे, तो एक फोर्स इस तरफ लगेगा, और ये वॉल A और B बोल देता हूँ मैं इसको, तो ये B है। अब N2 का कंपोनेंट ले लेता हूँ, N12 cos 60 इधर आएगा और N12 sin 60। नेट फोर्स इन x डायरेक्शन और y डायरेक्शन ज़ीरो होना चाहिए, तो x डायरेक्शन में मैंने ज़ीरो किया, तो कितना आ जाएगा, NB इज इक्वल्स टू N12 cos 60। वही अगर y डायरेक्शन में ज़ीरो करूँगा तो N12 sin 60 विल बी इक्वल्स टू mg। सो N12 कितना आ जाएगा, sin 60 √3/2 होता है, तो 2mg/√3 आएगा। और इसका वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, तो मुझे इस जगह से NB निकल के आ जाएगा। NB कितना हो जाएगा, 2mg/√3 इंटू cos 60 इज 1/2, 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आ गया mg/√3। और ये NB। अब दूसरा बॉल ड्रॉ करते हैं। इस दूसरे बॉल पे जो फोर्सेस लगेंगे वो किधर लगेंगे, N2 इस पे इस डायरेक्शन में लगेगा, N12 जो भी है, और कितने एंगल पे होगा, 60 डिग्री पे, ये 60 डिग्री। और एक mg खुद का लगेगा, कांटेक्ट देख लो कितना, 1 2 3 कांटेक्ट है, तो 3 नॉर्मल, तो एक नॉर्मल तो मैंने यहाँ पे शो कर दिया, दूसरा ग्राउंड से नॉर्मल, N ग्राउंड बोल देता हूँ, और इस तरफ से नॉर्मल लगा है, ये NA होगा। अब इसमें भी इसका कंपोनेंट ले लेता हूँ मैं, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट N12 cos 60 और इस डायरेक्शन में N12 sin 60। तो नॉर्मल फ्रॉम द ग्राउंड कितना हो जाएगा, mg प्लस ऑफ N12 sin 60। तुम मुझे N12 sin 60 का वैल्यू बताओ कितना होगा। कितना होगा, mg, तो ग्राउंड से नॉर्मल कितना आ गया, 2mg, जो कि मैंने तुम्हें पहले ही लॉजिक बताया कि जो इसका पूरा का पूरा मास है वो फिर से इसी को ही बियर करना पड़ेगा, तो इसीलिए नॉर्मल ग्राउंड से 2mg आ जाएगा। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में Na जो होगा वो किसके बराबर होगा, N12 cos 60 के बराबर, और N12 cos 60 किसके बराबर है, NB के बराबर है। सो Na इज इक्वल्स टू NB इज इक्वल्स टू mg/√3। ऑफकोर्स दोनों वाल से उतना ही फोर्स लगना चाहिए, अगर बैलेंस नहीं होगा तब तो ये मोशन करना स्टार्ट कर देगा। बात समझ में आया क्या, है ना। यस सर। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग फिर। और क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कि एक रस्सी है। अच्छा, आया था किसी का क्या आंसर, नहीं सर। क्या मिस्टेक कर रहे थे, एंगल आया था किसी का, वो पहले बताओ। नहीं सर, ये ग्राउंड वाला तो मैंने वो सेम स्टेप से किया, हाँ, वो बॉल वाला नहीं आ रहा था, अच्छा, बी वाला। चलो नोट कर लिया। हाँ सर। अब क्वेश्चन ऐसा दिया गया है
ये दो वॉल्स हैं और एक रस्सी है, इस जगह पे नॉट बना हुआ है और एक ब्लॉक को हैंग कर दिया गया है। ब्लॉक का मास दे रखा है 10 kg और दूसरा रस्सी है जो ऐसे यूज़ किया गया है और एक और रस्सी है जो कि इस तरीके से लगा हुआ है और इस जगह से भी ये बंधा हुआ था। ये जो एंगल दिया गया ये मान लो 60 डिग्री एंगल का गिवन है। सर वो रॉड है क्या बीच में दो? नहीं, सारे स्ट्रिंग्स हैं और ये जो एंगल है 30 डिग्री दिया हुआ है। तो टोटल कितने स्ट्रिंग्स हो गए? रस्सी एक इसको मान लेता हूँ 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 स्ट्रिंग्स होंगे। हालांकि ये जो स्ट्रिंग है वो एक है, ऐसा ऐसा ऐसा, ये एक ही स्ट्रिंग है, लेकिन नॉट बांधा गया है तो ये पार्ट और ये पार्ट स्ट्रिंग का अलग कहलाएगा और दोनों के पार्ट में, रस्सी के पार्ट में टेंशन जो होगा वो डिफरेंट होगा। इसीलिए मैंने इसमें पहले ही तुम्हें बता दिया रस्सी इतने हैं, तो हर एक रस्सी में टेंशन निकालना है। फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, सॉल्व करो। तो सबसे पहले एफबीडी बना लेते हैं हर एक का, क्योंकि ये 10 kg ब्लॉक है और जितने भी सारे पॉइंट्स हैं उन सभी के एफबीडी बनेंगे, ये सारे पॉइंट्स। तो पहले 10 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाता हूँ मैं। ये 10 kg का ब्लॉक है तो नीचे लगेगा 10G और ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा T1। सो T1 विल बी इक्वल्स टू 10G। ये मेरा निकल के आ गया। अब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का एफबीडी बनाता हूँ मैं। इस तरफ लगेगा T2, नीचे लगेगा T1 और इस तरफ लगेगा T3। तो ये 60 डिग्री के एंगल पे इधर कंपोनेंट आ जाएगा, T3 cos 60 और T3 sin 60। अब इसी पे नेट फोर्स ज़ीरो कर दो एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में ज़ीरो करो, कितना आ जाएगा? T2 इज इक्वल्स टू T3 cos 60 एंड वाई डायरेक्शन में ज़ीरो करो, T3 sin 60 इज इक्वल्स टू T1। सो T3 इज इक्वल्स टू T1 का वैल्यू पता है मुझे, ये कितना होगा? √3/2। तो 200 डिवाइडेड बाय √3। अब इधर T3 का वैल्यू पुट कर लो। सो T2 विल बी इक्वल्स टू T3 विच इज 200 बाय √3 इंटू cos 60 1/2 आ जाएगा 100 बाय √3। ये T2 निकल के आ गया और ये मेरा T3 निकल के आ गया। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं हम लोग। ये वाला जो पॉइंट है उस पॉइंट पे फोर्सेस लग रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। तो कंपोनेंट्स होंगे, इस डायरेक्शन में T5 है, इस डायरेक्शन में T4 है और इस डायरेक्शन में T3 है। अच्छे क्वेश्चन करोगे तो इस जगह पे भी एक ब्लॉक लगा देगा इस तरीके से, तो तुम्हें वो भी देना पड़ेगा। और अब मुझे कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो देखो ये जो एंगल है 30 डिग्री है, तो इसका कंपोनेंट इधर आएगा T5 cos 30 और इधर कंपोनेंट आएगा T3 sin 30 और इसका कंपोनेंट कितना आएगा? ये एंगल 60 है तो ये भी एंगल 60 होगा, तो ये एंगल 60 लेंगे। तो इधर कंपोनेंट आएगा T3 sin 60 और इस तरफ आएगा T3 cos 60। अब नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में ज़ीरो करो। तो पहले वाई डायरेक्शन में ज़ीरो कर लेते हैं। वाई डायरेक्शन में ज़ीरो हुआ तो सॉरी T5 होगा, ये T3 मैंने लिखा है यहाँ पे। T5 sin 30 इज इक्वल्स टू T3
साइन 60 और साइन 30 का वैल्यू 1/2, T3 का वैल्यू तुम्हें पता है, डेट इज़ 200/√3 और साइन 60 का वैल्यू डेट इज़ √3/2। तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 से √3 जाएगा, सो T5 इज इक्वल्स टू 200 आया। अब एक्स डायरेक्शन में ज़ीरो करते हैं हम लोग, एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स 0, तो वो किसके बराबर होगा, दिस थिंग इज इक्वल्स टू दिस थिंग, T3 cos 60 T3 cos 60 plus of T4 is equals to T5 cos 30। तो T5 का वैल्यू आ चुका है, डेट इज़ 200, cos 30 का वैल्यू √3/2 और T3 cos 60 है। T3 का वैल्यू कितना है, T3 ये रहा, विच इज़ 200/√3 इंटू cos 60, cos 60 कितना 1/2 प्लस T4, तो देखो कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 100/√3 और ये कितना आ जाएगा 100/√। सर 52 क्या हुआ, कुछ गलत किया है क्या, 200, नहीं सर। नो सर ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 100/√3 प्लस T4, तो मेरा T4 आ जाएगा एज इक्वल्स टू 100/√3 माइनस ऑफ 100/√3, ठीक है क्या, हाँ सर। ये आएगा। तो बस वही सर है मैंने तुम्हें, वो हाँ एंगल तुमने गलत 100 लिया क्या, बाय, हाँ नहीं, ऑलमोस्ट T5 भी सही आया, सब सही आया। T4 में वो जो कंपोनेंट है ना, मैं 100√3 ले लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, इसीलिए गलत हो गया, चलो कोई नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चंस वगैरह तुम्हें बहुत ज़्यादा मिलेंगे, सिंपल सा बैलेंस करने वाला क्वेश्चन होता है। जैसे कि एक क्वेश्चन ये करा देता हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है। इस जगह से रस्सी पास किया है और इस जगह से भी रस्सी पास हो रहा है, ठीक है। इसका मास दे रखा है 5 kg, इसका मास दे रखा है 5 kg, ये 37 डिग्री का एंगल है। पूछा गया कि कैपिटल एम मास कितना होना चाहिए ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। तो फाइंड एम सच दैट सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। सॉल्व करो, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। सर क्या लिखा है, फाइंड कैपिटल एम, कैपिटल एम इसका मास। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले एपीडी बना लेते हैं, बहुत सारे ब्लॉक्स हैं इसमें, 5 kg 5 kg और कैपिटल एम। तो लेट्स से कि ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो कैपिटल एम मास के कारण से नीचे लगेगा mg और ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा T1, सो T1 विल बी इक्वल्स टू कैपिटल mg, ये होगा। अब इस ब्लॉक का एबीडी बनाते हैं। अगर इस ब्लॉक का एबीडी बनाएंगे तो पीछे के डायरेक्शन में लगेगा T1 और इसका कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में 5 साइन 37 और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा 5 5g cos 37 और इस तरफ आएगा नॉर्मल। फ्री बॉडी डायग्राम में जनरली हम लोग हर एक फोर्सेस को शो करते हैं, ठीक है। कोई भी फोर्सेस को
मिस नहीं करते हैं। लेकिन जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कितने फोर्सेस तुम्हें दिखाने हैं कितने नहीं दिखाने। कभी कभी नॉर्मल, जैसे ये 2 फोर्सेस हमारे किसी काम का नहीं है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, एफबीडी में इस फोर्सेस को दिखाएंगे ही नहीं। आगे से अब जब हम लोग करेंगे ना तो ये फोर्सेस को नहीं दिखाएंगे। और एक टेंशन इस तरफ लग रहा होगा, दिस विल बी T2। तो बेसिकली इस डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस है वही काम के हैं और कोई काम का नहीं है। और इस जगह पे है 5G और ऊपर की डायरेक्शन में जो टेंशन होगा वो 2 लग रहा होगा, दिस इज़ 1 एंड दिस इज सेकेंड स्ट्रिंग। और T2 किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि अभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में बोल दिया गया है, तो T2 विल बी इक्वल्स टू 5G। तो T2 का वैल्यू आ जाएगा 50। अब मैं यहाँ पे नेट फोर्स 0 करता हूँ, तो दिस 5G साइन 37 प्लस T2 इज इक्वल्स टू T1। 5G 3/5 प्लस T2 का वैल्यू 50 आया है, इज इक्वल्स टू T1 डेट इज mg। तो g से कैंसिल आउट कर दो तो कैपिटल M का वैल्यू आ जाएगा 3 + 5 विच इज 8 kg। आया था आंसर? हाँ सर। ओके, हाँ सर। तो ये है यस सर। तो ये हम लोग का इक्विलिब्रियम हो गया। और इक्विलिब्रियम में और भी डिफरेंट क्वेश्चंस तुम देख सकते हो, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस तुम्हें शीट में मिल जाएंगे, वो हम लोग फिर। और इसके बाद फिर अब जो स्टार्ट होगा डेट इज़ एक्सेलरेशन। मतलब कि अगर कोई भी बॉडी मोशन में और एक्सेलरेटेड हो या फिर अगर उस पर नेट फोर्स बैलेंस ना हो रहा हो तो वो बॉडी क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। तो बॉडी एक्सेलरेट करेगा तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा वो सब हमें निकालना पड़ता है। तो नेक्स्ट होगा हमारा पार्ट मोशन। वो हम लोग चलो फिर नेक्स्ट क्लास से देखते हैं।